CH1 किसके लिए घर से भागी नियति। नई दिल्ली, रात का वक्त। दिल्ली के एक लोकल इलाके के छोटे से घर से बहुत आवाजें आ रही थीं, जिसे सुनकर आसपास के पड़ोसी भी झांक झांक कर उस घर में देखने लगे थे। पर दरवाजा बंद होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर सुनाई सब दे रहा था। वही घर के अंदर करीब 40 से 45 वर्षीय एक औरत अपने सामने सिर झुकाए खड़ी एक 19 साल की लड़की पर चिल्ला रही थी। अरे कुछ शर्म वम है तेरे अंदर या नहीं? अपने ब्याह से भागकर चली आई। तूने सोचा भी है तुझे न पाकर वो ठाकुर तेरे माँ बाप के साथ क्या करेगा? उद्धरण चिन्ह। तभी उस लड़की ने अपने झुके सिर को ऊपर उठाकर अपने सामने खड़ी औरत को देखा और झिझकते हुए बोली, चाची जी माँ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। उद्धरण चिन्ह। हैं क्या बोली? ये बोल उस औरत ने दोनों हाथ से अपना सिर पकड़ते हुए आगे कहा, लो हो गया बेड़ा गर्क। जब माँ ही बेटी को भगाने लगी तो बेटी कैसे ना भागती? अरे जीजी में दिमाग नहीं था, पर तू तो अपना दिमाग दौड़ा लेती। कभी सपने देखे हैं ऐसी जिंदगी के जिसे तू ठोकर मार आई है? अरे तेरी बुद्धि क्या घास चरने गई थी? हाँ बोल। अरे हवेली की ठकुराइन बनकर तू राज करती राज उस हवेली पर जिसे तू ठुकरा आई है। वो औरत अभी बोल ही रही थी कि तभी उस लड़की ने बीच में ही कहा, चाची जी आप ये सब क्या बोल रही है? आप जानती है न वो कितने। वो अभी बोल ही रही थी, इतने में ही उस औरत ने अपनी बुलंद आवाज में उससे कहा, अच्छा तो अब क्या तेरे लिए कोई राजकुमार आएगा घोड़े पर सवार होकर? हाँ बोल। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि मालिक की नज़र तुझ पर गई और तुझे स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने का मौका मिला, जिसे तू बड़ी शान से ठोकर मार आई। उद्धरण चिन्ह। तभी लड़की ने उसकी बात पर कुछ कहना चाहा तो उसके हिलते होठों को देखकर वो औरत उसे हाथ दिखाते हुए बोली, देख मैं कहे देती हूँ तुझे मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी। वो तेरे पीछे दीवाना है और ऊपर से तूने जो गांव का नियम तोड़ा है तुझ पर उसका साया भी होगा, और वो सनकी ठाकुर तुझे ढूंढने के लिए अपने लोगों को जरूर भेजेगा, और मैं नहीं चाहती तेरी वजह से उसके गुस्से का शिकार मेरा परिवार हो। तो तू अभी के अभी निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि तेरे चाचा यहाँ आए और तुम दोनों का भरत मिलाप शुरू हो। उनके आने से पहले तू चली जा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही उस लड़की के होश उड़ गए और वो रोने लगी। तभी उसने रोते हुए ही अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपनी चाची से कहा, चाची ये आप क्या कह रही है? प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। अपने यार के पास जा, सब जानू हूँ मैं, तू उसी के लिए सब छोड़कर यहाँ आए है न, तो अब तू उसी के पास जा, उसी के साथ रह जाकर, यहाँ तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती घर से निकालने लगी। फिर उसे घर से बाहर कर उसे उंगली दिखाकर धमकी देते हुए बोली, दोबारा यहाँ आने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं खुद ही उसे फोन करके तेरा पता बता दूंगी। कोर्ट। ये सुनते ही वो डर गई और जल्दी से बोली, नहीं चाची जी प्लीज, अगर तू चाहती है मैं उसे तेरे बारे में कुछ न बताऊं तो चुपचाप यहाँ से चली जा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़ी वो लड़की उसकी मिन्नतें करती रही, पर उसकी मिन्नतों का उसकी चाची पर कोई असर नहीं हुआ और उसने दरवाजा बंद कर अपना पल्लू सही करते हुए खुद से कहा, गांव से भागकर यहाँ मेरे सिर पर नाचने आई थी। अच्छा हुआ उनके आने से पहले ही मैंने इसे भगा दिया, अगर वो इससे मिल लेते तो ये घंटी बनकर मेरे गले में ही टंग जाती। और जी उन्होंने क्या सोचा, अपनी बेटी को मेरे पास भेजेंगी तो मैं उसे घी मक्खन खिलाऊंगी। विमला नाम है मेरा, मैं अपना फायदा पहले देखूं और रिश्तेदारी बाद में हम। ये बोलकर उसने पल्लू झटका और अंदर चली गई। वही दरवाजे पर खड़ी वो लड़की एकटक रोते हुए बंद दरवाजे को ही देखे जा रही थी। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था कि तभी उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी पोटली उठाकर चली गई। वो सड़कों पर नंगे पैर चल रही थी। एक तो उसने गांव के कपड़े पहने थे और इस वजह से सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसने खुद को खुद में ही समेटा और मन ही मन खुद से बोली, रात हो रही है, मैं अब कहाँ जाऊंगी? ये बोल उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। सड़कों पर चलती गाड़ियां और ढलती शाम उसे अजीब सा एहसास करवा रही थी कि तभी उसके कान में विमला की बात गूंजने लगी और उसने विमला की बात याद कर खुद से कहा, हाँ मैं समर्थ को ढूंढूंगी, हाँ मैं अब उसके साथ ही रहूंगी। ये बोलते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी पोटली के अंदर कुछ टटोलने लगी। तभी उसने अपना हाथ पोटली से बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक डायरी थी। उसने डायरी खोलकर एक एड्रेस निकाला और उसे देखते हुए बोली, मैं तो पहली बार शहर आई हूँ,
अब ये एड्रेस कैसे ढूंढूं? कोट। ये बोलते हुए उसकी नज़र उसके आसपास चल रहे लोगों पर गई और तभी उसने एक आदमी को रोककर उसे एड्रेस दिखाते हुए पूछा, क्या आप बता सकते हैं ये जगह कहाँ पर है? उसके पूछने पर आदमी ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। तो उस लड़की ने 2-3 आदमियों से और पूछा पर उसे निराशा ही मिली कि तभी अचानक से उसके सामने एक भिखारी आ गया। ये देखकर वो लड़की डर गई। वो भिखारी शारीरिक रूप से अपंग था। जैसे ही उसने भिखारी के पूरे वजूद पर अपनी नज़र डाली वो और डर गई और डरकर कुछ कदम पीछे हट गई। पर तभी वो भिखारी उसके पास आते हुए बोला, मुझे कुछ खाने को दे दे बेटा। उद्धरण चिन्ह। पर वो डर कर उससे और पीछे हटती रही। उसे उस भिखारी में किसी और का ही चेहरा दिख रहा था, जो न केवल उस पर हंस रहा था बल्कि उसे डरा भी रहा था। पर तभी उसने भिखारी को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा, नहीं, तुम यहाँ नहीं हो सकते, तुम यहाँ नहीं हो सकते। ये बोलकर वो रोते हुए सड़क पर भागने लगी। उसे कोई होश नहीं था, न एक्सीडेंट का कोई डर था। वो बस उस भिखारी से दूर भाग जाना चाहती थी। अपने डर में वो ये तक भूल गई थी कि वो सड़क पर उल्टी दिशा में भागी ही जा रही है। जाने किस चीज से उसे इतना डर लग रहा था कि तेज रफ्तार से चल रही गाड़ियों के बीच वो बेधड़क भाग रही थी। अचानक से तेज हॉर्न की आवाज सुनकर उसके कदम बीच सड़क पर ही रुक गए और वो इधर उधर देखने लगी। उसके चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थी और वो बीच सड़क में खड़ी थी। तभी उसकी नज़र अपनी तरफ तेजी से चली आ रही एक ब्लैक कलर की पॉश कार पर गई और वो उसे देखकर हैरान रह गई। कार को अपने नजदीक आते देखकर लड़की ने जल्दी से अपनी मुट्ठी को कसते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। वही उस पॉश कार के अंदर बैक सीट पर एक शख्स बैठा था। वो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। उसने एक हाथ से अपने फोन को पकड़ा था और दूसरे हाथ से लैपटॉप चला रहा था। उसका चेहरा तो अंधेरे में छुपा हुआ था पर उसकी आंखें लैपटॉप की डिस्प्ले को घूर कर देख रही थी। जैसे ही उसने कॉल के दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बात सुनी उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसके माथे पर सिलवटे उभर आए और तभी उसने गुस्से में कहा, हाउ दरेहम, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अभी तो मैं जा रहा हूँ, मेरे वापस आते ही वो आदमी मुझे चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा तभी अचानक से उसे तेज झटका लगा। ड्राइवर ने लड़की को देखते ही अचानक ब्रेक लगाया था। लड़की और कार के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा की नहीं थी। उस ब्लैक कलर की कार की बोनेट पर एक सुनहरे रंग का बब्बर शेर का लोगो लगा था और उसके नीचे 20 लिखा हुआ था। अचानक ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी में पीछे बैठा शख्स को झटका लगा और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। तभी उसने गुस्से में ड्राइवर से कहा, पाइथन, अगर तेरी जॉब से तेरा मन भर गया है तो बोल, अभी मैं तुझे तेरी जॉब से आज़ाद कर देता हूँ। उसकी बात सुनते ही पाइथन डर गया और उसने डरते हुए मुश्किल से कहा, सर वो एक लड़की अचानक से गाड़ी के सामने आ गई। अगर ब्रेक नहीं लगाता तो एक्सीडेंट हो जाता। पाइथन की बात सुनकर पीछे बैठे शख्स को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में दांत पीसकर कहा, ऐसे लोग जो दूसरे के रास्ते में पत्थर बनकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों को हमें अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। चला दो गाड़ी उस पर, जिंदगी से लगाव होगा तो खुद ब खुद सामने से हट जाएगी, नहीं तो इस धरती का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर पाइथन दंग रह गया। गाड़ी में अंधेरा था इसलिए पीछे बैठे शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था। कुछ दिख रहा था तो वो थी उसकी काली आंखें जिसमें अंधकार भरा था और अंधेरे में वो तारों की भांति चमक रही थी, पर उन आंखों में अंधकार के साथ साथ बेहद नफरत और गुस्सा भी भरा हुआ था। तो वहीं आगे बैठे पाइथन ने उसकी बात सुनकर पर मन ही मन खुद से कहा, सही कहते हैं लोग आपको बीस्ट, आप सच में एक जानवर है। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? हे भगवान, इस इंसानों की दुनिया में आपने इस जानवर को इंसानी रूप देकर क्यों भेज दिया है? अब इसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा। ये कहते हुए उसकी नजरें सामने खड़ी लड़की पर थीं। उस लड़की की मासूम शक्ल देखकर पाइथन को उस पर तरस आ गया और उसने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हॉर्न दे दिया। हॉर्न सुनते ही उस लड़की ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और खुद को गाड़ी के सामने खड़ी देखकर वो जल्दी से साइड हो गई। उसके साइड होते ही ड्राइवर तेजी से ड्राइव कर चला गया। वहीं इधर वो लड़की अभी भी भाग रही थी कि तभी उसके सामने फिर से एक और गाड़ी आ गई। गाड़ी की हेडलाइट की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ने से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर तभी वो कार उसके बहुत नजदीक आ गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया पर फिर भी वो एक्सीडेंट होने से रोक नहीं पाया। ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर आकर देखा तो वो लड़की कार के सामने बेहोश पड़ी थी। उसके सिर से खून निकल रहा था। ये देखकर वो घबरा गया। तभी वहां कुछ लोग आकर इकट्ठा हो गए। 2 दिन बाद
एक 1 बेडरूम किचन वाले छोटे से घर में एक औरत जिसकी उम्र 50 से 55 वर्ष रही होगी। वो औरत अपने एक हाथ में आरती की थाल और दूसरे हाथ में घंटी लिए छोटे से मंदिर के सामने खड़ी पूजा कर रही थी। उसकी आवाज उतनी मधुर नहीं थी, पर शब्दों का उच्चारण एकदम सटीक और भावनात्मक था, जो उनकी ईश्वर के प्रति साधना को व्यक्त कर रहा था। उसी रूम में सिंगल बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। घंटी की आवाज सुनकर उसके सिर में दर्द होने लगा था कि तभी उसने अपने एक हाथ से अपना सिर को पकड़ लिया और उसे घंटी की आवाज के साथ कुछ और आवाजें भी सुनाई देने लगी। वो आवाजें ऐसी थी जैसे शादी या त्योहार में ढोल नगाड़े बजाए जाते हो। उस आवाज को सुनकर उसके माथे पर सलवटें आ गई, जो उसकी तकलीफ को बयां कर रही थी कि तभी उसने झट से अपनी आंखें खोली और तेज तेज सांसें लेने लगी। वो उठकर बैठी तो उसने अपने सामने एक अनजान चेहरे को पाया, जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। उसे देखकर लड़की ने अपने गले से सूखा घुट उतारते अपने सामने बैठी औरत से पूछा, आप कौन हैं? तभी उस औरत ने कहा, ये सवाल मैं भी तुझसे पूछना चाहती हूँ, तू कौन है? उद्धरण चिन्ह। कौन है ये लड़की? किससे डरकर वो भाग रही है? कौन है बीस्ट? क्यों डरते हैं सबसे उससे इतना? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय बीस्ट माफिया चैप्टर बीस्ट का कहर, चैप्टर -2 बीस्ट का कहर। उस औरत का सवाल सुनकर वो लड़की डर गई और अपनी डरी सहमी आंखों से उसे देखने लगी। तो ये देख उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरा नाम आस्था है। 2 दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। सब तुझे खड़े खड़े देख रहे थे, पर कोई तेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ, मैं थी वहां और तुझे अपने साथ ले आई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उस लड़की ने चौंकते हुए कहा, क्या मैं 2 दिन से बेहोश हूँ? ये सुनकर उस लड़की ने चौंकते हुए कहा, क्या मैं 2 दिन से बेहोश हूँ? उस औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर तुझे देखकर तो लगता नहीं तू यहाँ की है। कहाँ से है तू? क्या नाम है तेरा? ये सुनते ही उस लड़की ने अपनी नजरें नीची कर ली और अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए सोचने लगी, मैं इन्हें अपना सच कैसे बताऊं? मेरा अतीत कहीं मेरा आज न बन जाए। नहीं, मैं सब पीछे छोड़ आई हूँ। मेरा अब मेरे अतीत से कोई रिश्ता नहीं। मुझे यहाँ रहने के लिए नए नाम, नई पहचान की जरूरत है। पर क्या नाम बताऊं मैं इन्हें अपना? मेरी किस्मत ने जो मेरे साथ मजाक किया है, उसके बाद तो मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ गया है। किस्मत, हाँ किस्मत। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर उसने आस्था की तरफ देखते हुए जल्दी से कहा, मेरा नाम नियति है। उद्धरण चिन्ह। तभी आस्था ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसका सिर सहलाते हुए बोली, नियति, बड़ा ही प्यारा नाम रखा है, तेरी माँ ने तेरा। उद्धरण चिन्ह। ये बोल उसने प्यार से उसके गाल को छुआ और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। तो वही माँ शब्द सुनकर नियति की आंखों के सामने एक सांवले रंग की महिला का चेहरा आ गया, जिसकी मांग में गहरे लाल रंग का सिंदूर और माथे पर एक बड़ी सी बिंदी सजी थी। वो औरत अपने सामने बैठी नियति से बोली, ए लाडो, हमको काहे ऐसे देखत है, हम तुम्हारी ही माँ है। उस औरत की बात पर लड़की, जो कि नियति ही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ माँ, आप मेरी ही माँ हो, पर आज आप नई नई साड़ी में चकाचक लग रही हो, एकदम मधुबाला के जैसे। ये बोलते हुए नियति ने अपनी कजरारी आंखों से काजल चुराकर अपनी माँ को नजर का काला टीका लगा दिया, जिस पर उसकी माँ ने कहा, धत, इस उम्र में हमको कौन नजर लगाएगा? उद्धरण चिन्ह। तो उनकी बात पर नियति ने अपनी माँ के गले में अपनी बाहें डाल उससे लिपटते हुए कहा, माँ बाबा है ना, वो कितना प्यार करते हैं आपसे, उनकी ही नजर लगेगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो मुस्कुराने लगी। तो उसकी बात पर उसकी माँ ने नियति के कान पकड़े और उसके कान को मरोड़ते हुए बोली, तुम कॉलेज पढ़ाई करने जात हो या ये सब सीखने? आइंदा से हमसे दोबारा ऐसन बात किए न तो हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह। नियति अपनी माँ से माफी मांगते हुए खुद को बचाने लगी कि तभी आस्था की पुकार सुनकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। तो एक बार फिर उसका सामना आस्था की सवालिया नजरों से हुआ। ये देखकर वो फिर से नजरें चुराते हुए सोचने लगी। तभी उसे देखते आस्था ने पूछा, कहाँ से है तू? घर का पता याद है? कुछ बोल बेटा। एक और सवाल की नियति को उम्मीद नहीं की थी, पर इसका जवाब तो उसे देना ही था। तो उसने आस्था को देखते हुए कहा, मैं गांव से हूँ। मेरे गांव में ईश्वर का प्रकोप पड़ा, या ये कहिए कि महादेव की त्रिनेत्र की दृष्टि हमारे गांव पर पड़ी और सब तबाह हो गया। जब होश आया तो मैंने खुद को शहर में पाया और अब आपको अपने सामने देख रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। नियति ने बहुत संभलकर अपने शब्दों का चयन किया था।
ताकि आस्था उसके अंदर के दर्द को न देख सके, जिसे वो अपने सीने में छुपाए बैठी थी। उसकी कहानी सुनकर आस्था ने कहा, बहुत बुरा हुआ बेटा तेरे साथ, पर तू चिंता मत कर, न तेरा कोई अपना रहा और न अब मेरा अपना कोई है, तो तू अब से मेरे साथ ही रहेगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर नियति ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुन आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, तकलीफ नहीं बेटा, मुझे तो तेरे यहाँ रहने से खुशी होगी। ये बोल वो उठकर जाने लगी। नियति ने उन्हें जल्दी से रोकते हुए कहा, माँ। उसके ये कहते ही आस्था के आगे बढ़ते कदम रुक गए और उसने मुड़कर ममता भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्या कहा तूने मुझे? ये बोलते हुए वो उसके पास आई तो वही नियति उसे पास आते देखकर डर गई और डरते हुए उसने आस्था से कहा, मैं आपको नाम से नहीं बुला सकती थी, आप मुझसे उम्र में बड़ी है, इसलिए कुछ समझ नहीं आया तो आपको माँ कह दिया। उद्धरण चिन्ह। उसने सफाई दी और डरी डरी नजरों से आस्था को देखने लगी कि तभी आस्था ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा, इसलिए आज से तू मुझे माँ ही कहना। ये बोलकर उसने प्यार से नियति के गाल को सहलाया और उठकर जाने लगी तो उसने उसे रोकते हुए फिर से कहा, आप कहाँ जा रही हैं माँ? उसकी बात सुनकर आस्था रुक गई और उसके पास आकर बैठ गई। फिर उसे देखते हुए बोली, मैं काम पर जा रही हूँ। मैं 2 दिन से यहाँ तेरे साथ ही थी, क्योंकि तुझे मेरी जरूरत थी और साहब भी बाहर गए हुए थे, इसलिए मैं तेरे पास ही रह गई। पर वो आज ही वापस आ रहे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा बेटा। उसकी बात पर नियति ने भौहें सिकोड़ कर कहा, साहब? ये साहब कौन है माँ? उसके पूछने पर आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब मेरे मालिक हैं, एकदम राजकुमार जैसे दिखते हैं। अच्छा माँ, आपके साहब का कोई नाम तो होगा ना? उसके पूछने पर आस्था ने कहा, हाँ है ना, सभी साहब को बीस्ट कहकर बुलाते हैं, उनसे सब डरते हैं क्योंकि साहब गलत करने वालों को सजा देते हैं, पर साहब दिल के बहुत अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो उठकर जाते हुए आगे बोली, तेरे लिए कपड़े अलमारी में रखे हैं, नहाकर पहन लेना। किचन में खाने के लिए भी है, तो कुछ खा भी लेना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो चली गई। वही नियति अभी भी सोच में गुम थी कि तभी उसने सोचते हुए खुद से कहा, बीस्ट, ये कैसा नाम हुआ और उन्हें सब बीस्ट क्यों बुलाते हैं? क्या वो सच में जानवर है? फिर वो आदमी अच्छा और राजकुमार कैसे हुआ? शायद अम्मा को इंग्लिश समझ नहीं आती, इसलिए वो बीस्ट को राजकुमार कह रही है। ये बोलते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने जब से आस्था के मुंह से बीस्ट सुना था वो उसके बारे में ही सोचे जा रही थी। शौव लेने से नियति का सफेद चेहरा गुलाबी हो गया था। 19 साल की नियति दिखने में बहुत खूबसूरत थी। गोल आकार के चेहरे पर बड़ी बड़ी 2 काली आंखें, छोटी सी नाक और गुलाब जैसे होठ, सुराही सी गर्दन और चांद की चांदनी सा चेहरे पर नूर। कमर तक आते उसके काले लंबे बाल वो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। उसकी सुंदरता का बखान करने में किसी भी व्यक्ति को शब्द कम पड़ जाए। कुल मिलाकर नियति स्वर्ग से आए अप्सरा लग रही थी। वो आईने में अपने अक्ष को देखते हुए अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछ रही थी। तभी एक बार फिर उसका ध्यान बीस्ट पर गया और उसने सोचते हुए खुद से कहा, ये बीस्ट ऐसा नाम कौन रखता है? नाम से ही पता चल रहा है वो कोई राक्षस, शैतान, हैवान होगा। आस्था माँ भी न कितनी भोली है, एक जानवर को राजकुमार कह रही है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल उसने अपने बालों को झटका और किचन की तरफ जाते हुए बोली, कितनी भूख लगी है, पहले कुछ खा लेती हूँ। 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने। शहर से बाहर कुछ दूरी पर एक विला बना था। उसका रंग डार्क था। विला के एंट्रेंस पर ही बड़ा और बोल्ड अक्षर में बीस्ट विला लिखा था। हाथों में हथियार लिए काले कपड़े पहने कुछ लोग विला को घेरे खड़े थे। तो वही विला के अंदर से एक आदमी की बुरी तरह चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वही दूसरी तरफ वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि बाहर खड़े गार्ड भी उस आवाज को सुनकर सहमे हुए थे। वही विला के अंदर रोशनी कम, अंधेरा ज्यादा फैला हुआ था और विला के पीछे वाले हिस्से से चीखने की आवाजें आ रही थी। एक आदमी जिसने ब्लैक सूट पहना था, उसने कान में ब्लूटूथ पहना हुआ था और वो लंबे लंबे कदमों से उस रूम की तरफ बढ़ रहा था जिस रूम से वो आवाजें आ रही थी। तभी उस आदमी ने रूम में एंटर करते ही कहा, जैगुआ स्टॉप। ये सुनते ही जैगुआ, जो अपने सामने फर्श पर पड़े आदमी को सजा दे रहा था, वो रुक गया और पलटकर उसने अपने सामने खड़े आदमी से कहा, टाइगर तूने मुझे रोका क्यों? ये गद्दार है और इसे सजा मिलनी ही चाहिए। इसने सोच भी कैसे लिया कि ये बीस्ट को चीट करेगा और उनकी नजरों से बच भी जाएगा। उसकी बात पर टाइगर ने नीचे पड़े जख्मी आदमी को देखते हुए कहा, मैं इसे बचा नहीं रहा हूँ,
बस तुझे रोक रहा हूँ, इसकी जान बीस्ट खुद अपने हाथों से लेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जगुआ ने जल्दी से कहा, क्या वो आ गए? टाइगर ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं, पर आज रात तक आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर जगुआ ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, मेरे हाथों मरता तो शायद तुझे थोड़ी आसान मौत मिलती, पर बीस्ट के हाथों मरकर तो तू दोबारा इस धरती पर जन्म लेने से भी डरेगा। ये बोलकर वो टाइगर के साथ जाने लगा, पर तभी उसकी बात सुनकर और बीस्ट की कहर को याद कर उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं जगुआ, मुझे तुम मार दो, मैं उसके हाथों नहीं मरना चाहता। वो जानवर है, जानवर, वो मारने से पहले मुझे बहुत तड़पाएगा, मैं उसका टॉर्चर सहन नहीं कर सकता। मुझे तुम मार दो जगुआ, मुझे तुम मार दो। टाइगर और जगुआ दोनों के ही कदम उसकी बात सुनकर रुक गए और वो दोनों ही एक साथ पीछे मुड़कर उसे देखने लगे। तभी टाइगर ने होठों को टेढ़ा कर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो जानवर है, जानवर, खूंखार जानवर, इसलिए ही तो सब उन्हें बीस्ट कहकर बुलाते हैं। और ये जानते हुए भी तूने उन्हें चीट किया, तो अब तू सजा के लिए भी तैयार रह। उसकी बात को आगे जारी रखते हुए जगुआ ने कहा, और वही तेरी जान लेगा। धोखा तूने उन्हें दिया है तो मौत भी तुझे उनके हाथों से मिलेगी, तू आज उनका शिकार बनेगा। ये बोल वो मुस्कुराया और टाइगर के साथ चला गया। ये दोनों ही आदमी, टाइगर और जगुआ, बीस्ट के सबसे करीबी और भरोसेमंद आदमी हैं। ये दोनों ही उसके सारे काम हैंडल करते हैं, दोनों ही हमेशा बीस्ट की परछाई बनकर उसके साथ रहते हैं। ये बीस्ट का विला था, उसकी बनाए एक अलग दुनिया, या कहीं कि उसका बनाया जंगल जहां का वो राजा था। उसके हर एक आदमी का कोड नेम एक खूंखार जानवर के नाम पर था और वो खुद एक क्रूएल बीस्ट था, जिसका कहर हर तरफ फैला हुआ था। 4-5 लोग एक आदमी को मार रहे थे और उनसे ही कुछ दूरी पर एक आदमी अंधेरे में बैठा था और अपनी काली आंखों से सब देख रहा था। तभी उस आदमी को मार रहे 5 आदमियों में से एक ने कहा, बीस्ट ये तो बेहोश हो गया। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी तरफ उस आदमी के ये कहते ही बीस्ट की गरजती आवाज वहां गूंजी, अगर ये बेहोश हो गया है तो होश में लाओ इसे, मैं इसे अभी और तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसके ऑर्डर को तुरंत ही फॉलो किया गया और पानी के छींटे मारकर उस आदमी को होश में लाया गया। जैसे ही वो होश में आया, उसने तुरंत ही बीस्ट के सामने अपने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो बीस्ट, प्लीज मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। माफ करने के लिए मैं कोई भगवान नहीं, बीस्ट हूँ बीस्ट, और मैं माफी नहीं गलती की सजा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बीस्ट की बात सुनकर उस आदमी का गला सूख गया। तभी एक आदमी ने बीस्ट के हाथ में एक रिमोट पकड़ा दिया। उसने जैसे ही रिमोट का बटन प्रेस किया, वो आदमी जोर से चिल्लाया। दरअसल उस आदमी के हाथ, पैर और गर्दन पर लोहे का पट्टा जैसा कुछ बंधा था, जिससे हाई वोल्टेज करंट निकल रहा था। वो आदमी दर्द में तड़प रहा था, चिल्ला रहा था। वही अंधेरे में बैठा बीस्ट उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा रहा था। इधर टाइगर और जगुआ के रूम से निकलते ही वो आदमी पीछे से चिल्लाता रह गया। उसकी चिल्लाने की आवाज आस्था के कानों तक भी गई और उसने अपनी बगल में खड़ी अपनी ही उम्र की एक औरत से कहा, शीला ये आवाज कैसे? क्या फिर से कोई आया है? उद्धरण चिन्ह। उसके पूछने पर शीला ने कहा, हाँ, कल रात ही टाइगर इस आदमी को लेकर आया है। जारी है, कौन है ये आदमी? क्यों धोखा दिया इसने बीस्ट को? अब क्या सजा देगा बीस्ट से इसके कर्मों की? क्यों नियति ने अपनी पहचान के बारे में आस्था से झूठ कहा? पढ़ने के बाद अपने रिव्यूज और कमेंट जरूर शेयर करें। चैप्टर बीस्ट की विला में नियति। उसके पूछने पर शीला ने कहा, हाँ मिस्टर टाइगर, कल रात ही एक आदमी को लेकर आए हैं। सुना है उसने साहब के साथ गद्दारी की है, उन्हें धोखा दिया है, उसी की सजा मिल रही है उसे। अब तुम तो 2 दिन से काम पर नहीं आई, वैसे तुम थी कहाँ? उसकी बात पर आस्था ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और साहब भी नहीं थे, इसलिए मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। ये सुन शीला ने मुंह बनाते हुए कहा, इसलिए तो कहती हूँ हमारे साथ यहाँ आकर सर्वेंट क्वार्टर में रहो, पर तुम कहाँ किसी की सुनती हो? इतनी दूर से आना जाना करोगी तो बीमार तो पड़ोगी ही न। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ रहने की कोशिश नहीं की, पर मुझे यहाँ नींद नहीं आती। वो घर मेरे पति का बनाया है, वहाँ रहकर मुझे सुकून सा मिलता है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल आस्था धीरे से मुस्कुराई तो शीला ने भी उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपने हाथों को चलाते हुए बोली, तुम्हें पता है ना आज साहब आ रहे हैं, तो उनके लिए खाना तुम्हें ही बनाना है। वो तुम्हारे हाथों का ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। ये बोलकर आस्था भी अपने काम में लग गई।
रात का समय करीब 9 बज रहे थे। आस्था और नियति दोनों साथ में बैठकर खाना खा रही थीं कि तभी आस्था ने कहा, तेरे हाथ में तो जादू है। जादू? तू कितना अच्छा खाना बनाती है। उसकी बात सुनकर नियति मुस्कुराए और उसने आस्था को देखते हुए कहा, माँ आपने मुझे रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए खाना दिया और इतना सब कुछ मेरे लिए किया, पर मैं ऐसे नहीं रह सकती। आप इस उम्र में काम करेगी और मैं घर पर रहकर आराम नहीं कर सकती। माँ मुझे भी काम करना है। तुझे काम करना है, पर तू क्या काम करेगी? आस्था ने उसे देखते हुए पूछा तो कुछ देर सोचकर नियति ने कहा, मैं कुछ भी करूंगी माँ। कोई सा भी काम हो मैं करूंगी माँ। ये बोल उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे काम करके पैसे कमाने ही होंगे। मेरे अपनों ने तो मुझे ठुकरा दिया, पर मैं आस्था माँ के ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकती। उसकी बात पर आस्था भी सोचने लगी थी और उसने सोचते हुए खुद से कहा, नियति को खाना अच्छा बनाना आता है, क्यों ना कल मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊं और शीला से इसकी काम की बात करके इसे भी वही काम पर लगवा दूं। जवान लड़की है और खूबसूरत भी कितनी है, मेरे साथ रहेगी तो मैं इसका ख्याल रख पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सोच उसने नियति से कहा, तुझे काम करना है ना तो तू कल मेरे साथ चलना। उद्धरण चिन्ह। सुनते ही नियति ने जल्दी से सिर हिला दिया और दोनों खाना खाने लगी कि तभी नियति को कुछ याद आया और उसने कहा, माँ जब आप मुझे लेकर आई तो मेरे साथ मेरा सामान। वो अभी बोल ही रही थी कि इतने में ही आस्था ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तेरा सामान तो वहां नहीं था। शायद तेरा एक्सीडेंट होते ही कोई चोर तेरा सामान चुरा ले गया होगा। ये सुनकर नियति के होश उड़ गए और उसने मन ही मन खुद से कहा, समर्थ का एड्रेस तो उस डायरी में ही था। अब मैं कैसे समर्थ को ढूंढूंगी? वही दूसरी तरफ बीस्ट विला में एक ब्लैक कलर की पॉश कार जिस पर वही बब्बर शेर का लोगो लगा था, वो कार विला के एंट्रेंस के सामने आकर पार्क हुई। पाइथन ने जल्दी से गाड़ी से निकलकर बैकडोर खोला तो उसमें एक शख्स जिसकी हाइट 6.4 थी वो अपनी लंबी टांगे बाहर निकालते हुए कार से निकला। उसका पत्थर जैसा सीना, चौड़े कंधे और कसा शरीर उसकी परफेक्शन को बयां कर रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर काली आंखों में उसका कहर दिख रहा था। शार्प जो लाइन और हल्की बियर्ड में वो लड़का सपनों का राजकुमार लग रहा था, पर उसके अंदर से आ रही डेंजरस वाइब सभी को उससे डरने पर मजबूर कर रहे थे। पाइथन एक साइड में सिर झुकाए खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सांसें रोककर खड़ा हो। बीस्ट ने उसे एक नज़र देखा और अंदर चला गया। उसके जाते ही पाइथन ने अपनी रुकी हुई सांस को छोड़ा और बेचारा सा मुंह बनाकर उसे देखते हुए कहा, हे भगवान, मैं कब तक ऐसे ही डर डर कर जीऊंगा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसके पीछे से एक आवाज आई, तब तक जब तक तू यहाँ काम करेगा। ये सुनकर पाइथन ने पीछे देखा तो उसके पीछे जैगुआ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर पाइथन ने मुंह बनाकर कहा, क्या सर, एक तो यहाँ मेरी वॉट लगी पड़ी है और ऊपर से आप। खैर छोड़ूं। ये बोल वो अंदर जाने लगा तो जैगुआ ने उसके गले में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अबे कहाँ जा रहा है, बोल ना। बोलू, आपको पता है डे बाय डे बीस्ट और क्रूएल होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमारी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई थी, बेचारी मासूम सी छोटी चूहिया जैसी लग रही थी। उसे देखकर किसी को भी उस पर तरस आ जाए, पर बीस्ट को नहीं आया। उन्होंने कहा, चला दो गाड़ी उस पर, जिंदगी से प्यार होगा तो हट जाएगी, नहीं तो धरती का बोझ कम हो जाएगा। पाइथन की बात सुनकर जैगुआ जोर जोर से हंसने लगा, तो उसे हंसते देखकर पाइथन ने मुंह बनाकर कहा, आपको हंसी आ रही है? अरे वो सरेआम मुझे मर्डर करने के लिए कह रहे थे, वो तो मैंने हॉर्न दे दिया और वो लड़की साइड हो गई, वरना वो बेचारी चूहिया भगवान को प्यारी हो जाती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जैगुआ फिर से हंसने लगा। तभी वहां टाइगर आ गया और उसे हंसते देखकर उसने पूछा, तू ऐसे क्यों हंस रहा जैसे तेरी लॉटरी लग गई हो? उसकी बात सुन जैगुआ ने टाइगर को सब बताया, तो उसने बिना कुछ रिएक्ट किए कहा, तुम दोनों की अक्ल घास चरने गई है क्या? आज तक उन्हें किसी चीज से फर्क पड़ा है जो अब पड़ता? गधे हो तुम दोनों। ये बोल वो अंदर चला गया। उसके पीछे जैगुआ भी चला गया। दोनों ही बीस्ट को ढूंढते हुए उसके वर्कआउट रूम में गए, जहां वो वर्कआउट करता था। जब वे दोनों रूम में एंटर हुए तो बीस्ट छत से लटके पंचिंग बैग पर लगातार पंच किए जा रहा था। उसकी अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था और उसकी बॉडी लगातार वर्कआउट करने की वजह से पसीने से भीग गई थी। उसे इतना फोकस्ड देखकर पाइथन और टाइगर दोनों की ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे उसे डिस्टर्ब करें, पर जो बात दोनों उसे बताने आए थे उसका जानना भी जरूरी था। यही सोचकर टाइगर ने कहा, बीस्ट वो हमें मिल गया है जो हमें धोखा देकर खन्ना के साथ जाकर मिल गया था। उद्धरण चिन्ह।
वो अभी बोल ही रहा था कि तभी जगुआ की नज़र बीस्ट के हाथ पर बंधे सफ़ेद रंग के कपड़े पर गई। उसके हाथ में बंधा सफ़ेद रंग का कपड़ा लाल हो गया था। वो टाइगर से इस बारे में कुछ कहता कि तभी बीस्ट रुक गया और उसने एक रस्सी खोल दी तो छत से लटका पंचिंग बैग धड़ाम से नीचे आकर फर्श पर गिरा। टाइगर और जगुआ दोनों ही 2 कदम पीछे हट गए। वे दोनों अभी उस पंचिंग बैग को देख ही रहे थे। उनके देखते देखते ही अचानक से उसके अंदर से खून निकलने लगा। ये देखकर दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा और टाइगर ने जल्दी से जाकर पंचिंग बैग खोला तो उसके अंदर वही आदमी था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी और उसके पूरे शरीर से खून ही खून निकल रहा था। बीस्ट ने पीछे मुड़ते हुए कहा, ले जाओ इसे और डाल दो उसके पिंजरे में, कितने टाइम से भूखा है वो, उसका भी पेट भर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर दोनों ने ओके कहा और उस आदमी को जो लगभग मर ही चुका था उसे लेकर वे दोनों विला के बैक साइड में गए। एक बड़े से हॉल के अंदर केज बना था। उसके अंदर एक ब्लैक पैंथर था। उस आदमी को पिंजरे में डालकर जगुआ ने पैंथर से कहा, है ब्लैकी, आज तेरी पार्टी, ले भर ले अपना पेट। ये बोल वो मुस्कुराया तो ब्लैकी ने भी अपने ही स्टाइल में दहाड़ दिया। ब्लैकी नाम उसका बीस्ट ने ही रखा था। बीस्ट ब्लैकी को साउथ अफ्रीका से अपने साथ लाया था। ये उसका फेवरेट पेट था और उसकी ही सुनता था। वही बीस्ट उस रूम से निकलकर अपने रूम में आ गया। उसने सिगरेट अपने होठों के बीच दबाए और उसके कस लेकर कहा, अतीश खन्ना, मैं कल तुझसे मिलूंगा और तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द उसकी ओरे की तरह ही एकदम कठोर थे। सिगरेट की कस लेकर वो बालकनी से रूम में आया और बेड पर तिरछा होकर लेट गया। उसका चेहरा छत की सीलिंग की तरफ था और वो पूरे बेड पर हाथ पैर फैलाए लेटा था कि तभी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई तो उसकी आंखों के सामने एक चेहरा आ गया। वो चेहरा एक लड़की का था। उस लड़की ने अपने हाथ को तिरछा कर अपना चेहरा ढका हुआ था। उसके गुलाबी हल्के मोटे सिसकते होठों के नीचे एक काला तिल था। ये देखते ही बीस्ट ने अचानक से झुंझला कर अपनी आंखें खोली और गुस्से में खुद से कहा, व्हाट नॉनसेंस, ये मुझे क्या दिखा। ये बोल वो उठकर चला गया। आज आस्था नियति को अपने साथ बीस्ट विला ले आई थी। उसकी चेकिंग होने के बाद ही उसे विला में एंट्री मिली थी। नियति ने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। विला देखकर वो शॉक्ड रह गई। वो ऊपर ही ऊपर विला को देखते हुए चल रही थी कि तभी वो सामने से आ रहे टाइगर से टकरा गई। टाइगर कॉल पर बात कर रहा था इसलिए उसने सामने से आ रही नियति को नहीं देखा। दोनों के टकराते ही टाइगर का फोन नीचे गिर गया। ये देखकर नियति ने जल्दी से उसका फोन उठाते हुए कहा, सॉरी मैंने देखा नहीं। कोट। ये बोलते हुए उसने टाइगर को देखा तो वो नियति को देखकर उसे देखता ही रह गया। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। सर आपका फोन, नियति ने उसे फोन देते कहा तो टाइगर उसकी आवाज़ सुनकर अपने सेंस में आया और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर नियति डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इसका क्या जवाब देगी। तभी आस्था ने पीछे से आते हुए कहा, टाइगर बेटा ये नियति है, मेरे साथ आई है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर टाइगर ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, आस्था आंटी आप जानती हैं ना यहाँ कोई लड़की नहीं आती, फिर आप इसे क्यों ले आई। अगर उन्हें पता चला तो जानती हैं क्या होगा। मैं बात करूंगी साहब से इसके काम की। आस्था की बात पर टाइगर ने झुंझलाते हुए कहा, काम, पहले इसे कहीं छुपाए, ये उनके सामने नहीं आनी चाहिए और इसकी बात भी आप शाम को करना। पहले आप जल्दी से उनका नाश्ता तैयार करिए, हमें एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। आस्था ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और सिर हिला दिया। टाइगर के जाने के बाद आस्था ने नियति से कहा, बेटा यहाँ से दाएं और मुड़कर सर्वेंट क्वार्टर आएगा, तू वहाँ चली जा, मैं वहीं तुझसे आकर मिलती हूँ। नियति ने कुछ नहीं कहा और सिर हिलाकर चली गई। वो कुछ दूर चली ही थी कि तभी उसने रास्तों को देखते हुए कहा, यहाँ से कहाँ जाना था मैं तो भूल ही गई। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो इधर उधर देखते हुए जाने लगी तो वही सामने से कान में लगे ब्लूटूथ से कॉल पर बात करते हुए बीस्ट आ रहा था। उसकी नजरें अपने फोन में थी और वो फोन चलाते हुए आ रहा था। तभी से उसके कंधे से अचानक ही नियति को टक्कर लग गई। जारी है, क्या हो जाएगी आज नियति बीस्ट के गुस्से का शिकार। कौन है ये अतीश खन्ना, कौन है ये समर्थ जिसे नियति ढूंढना चाहती है। जानने के लिए पढ़ते रहिए माई बीस्ट माफिया चफोर हू इज शी। बीस्ट विला। टकराते ही जहां बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा तो वहीं नियति अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाई। वो धड़ाम से नीचे गिर गई और उसका दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पर आ गया। वो फर्श पर हाथों के सहारे बैठी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि
तभी उसने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, ये क्या था? ये आदमी है या चट्टान? मैं टकराते ही नीचे गिर गई और ये अभी तक अपने दोनों पैरों पर खड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। नियति दुपट्टे के पीछे से ही बीस्ट की दिख रही हल्की झलक को देखते हुए बोल रही थी। वही बीस्ट नियति को घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर दुपट्टा होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर उसकी आंखें वो एकटक उसे गुस्से में घूर रही थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही बीस्ट की गुस्से भरी आवाज नियति के कानों में गई, वो डर से बुरी तरह से हिर गई। आवाज सुनकर उसकी धड़कनें और तेज हो गईं कि तभी उसे खामोश देखकर बीस्ट माथे पर सिलवटे समेटे उससे फिर बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। इस बार नियति ने उसकी बात पर गौर किया और खुद से कहा, तो ये इस घर के मालिक है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? जिनसे बचना था उसी के सामने आ गई। क्या भगवान जी, मेरी मदद तो आप करते नहीं पर फंसा हर बार देते हो। अब कैसे बचूं मैं इस बीस्ट से? अरे जिसका नाम ही बीस्ट है, वो कितना डरावना होगा। अच्छा है मुझे इनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, वरना मैं तो इन्हें देखकर ही मर जाती। वो अभी खुद से बोल ही रही थी कि तभी एक और आवाज गूंजी, बीस्ट। किसी के पुकारने पर बीस्ट पीछे मुड़कर देखने लगा। तभी नियति मौके का फायदा उठाकर वहां से गायब हो गई। जैगुआ बीस्ट के पास आया और उसे देखते बोला, मैम का फोन आया था, वो नेक्स्ट मंथ वापस आएंगी। उसकी बात सुनकर बीस्ट ने कहा, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? जैगुआ इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई नहीं दिखा। नियति को न देखकर उसने बीस्ट की तरफ देखते हुए कहा, बीस्ट, यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं है। ये सुन बीस्ट ने उसे घूरकर देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तो तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये लड़की नहीं दिख रही तुझे? ये बोलते हुए उसने नीचे देखा, जहाँ थोड़ी देर पहले नियति गिरी पड़ी थी, पर अब वो वहां नहीं थी। उसे न देखकर उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और आंखें बंद करते हुए कहा, आउट। ये सुनते ही जैगुआ वहां से 9-2-11 हो गया। उसके जाने के बाद बीस्ट ने अपनी आंखें खोली और उसी जगह को देखते हुए कहा, हु इज शी? वो अभी यही थी, पर इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? ये बोल उसने इधर उधर देखा। जब उसे नियति कहीं नहीं दिखी तो वो भी चला गया। उसके जाते ही नियति पिलर के पीछे से बाहर आए और अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, आज तो तू बच गई नियति, पर कब तक इसकी शैतानी नजरों से बचेगी? कहीं ये तुझे तेरी गलती के लिए फांसी पर न लटका दे। ये बोल उसने चारों ओर नजरें घुमाए और विला को देखते हुए बोली, मैं उनसे टकराए पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस घर में रोशनी कम अंधेरा ज्यादा है, दिन भी रात जैसा लग रहा है। अब ऐसे में तो मैं किसी से भी टकरा जाऊंगी। उधर बीस्ट ब्रेकफास्ट के बाद टाइगर के साथ होटल के लिए चला गया था। टाइगर के कहने पर आस्था ने बीस्ट के सामने नियति का कोई जिक्र नहीं किया था और किचन में आकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। आस्था अपनी ही धुन में सब्जी काट रही थी कि तभी अचानक से उसकी उंगली भी कट गई और वो जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर शीला, जो किचन के सामने से ही गुजर रही थी, वो अंदर आई और आस्था का कटा हाथ देखकर जल्दी से बोली, ये क्या किया तुमने आस्था? अपनी उंगली काट ली। ये बोल उसने एक मेड को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ जाकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। कोट। उसकी बात मानकर वो मेड जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। तभी शीला ने आस्था के हाथ पर पट्टी करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, उन्हें सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। अब कौन बनाएगा उनके लिए खाना? मेरे हाथ का बना खाना तो वो कभी खाएंगे नहीं। उसकी बात पर आस्था ने कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरे साथ आज मेरी बेटी आई है। मैंने उसे सर्वेंट क्वार्टर में रखा है। वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। अगर तुम कहो तो मैं उससे कह देती हूँ, वो खाना बना देगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर शीला ने मुंह बनाते हुए कहा, एक तो तुमने पहले ही अपनी बेटी को लाकर बीस्ट का बनाया रूल तोड़ दिया और अब उसके हाथ का बना खाना तुम बीस्ट को खिलाना चाहती हो। जान ले लेगा वो तुम्हारी भी और मेरी भी। मैं जानती हूँ, पर मेरा भरोसा करो, साहब को उसके हाथ का खाना पसंद आएगा। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी बात शीला उसे समझाते हुए बोली, आस्था, बीस्ट तुमसे सही से बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आस्था का मुंह लटक गया और उसने उदासी भरी आवाज में कहा, तो अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर शीला सोचने लगी। बीस्ट कभी भी बाहर का खाना नहीं खाता था, न कभी किसी और के हाथ से बना खाना खाता था। वो सिर्फ आस्था के हाथ का बना खाना ही खाता था।
वहीं उधर जब बीस्ट टाइगर के साथ होटल पहुंचा तो सभी लोग उनके आने से पहले ही पहुंच चुके थे। स्टेज के सामने वाली टेबल खाली थी। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये टेबल उसी के लिए ही बुक्ड हो। वो टाइगर के साथ जाकर उस टेबल पर बैठ गया। वहां करीब 20 से 25 टेबल थी और सभी टेबल पर 2 से 3 लोग बैठे थे। ये एक बिजनेस गेट टुगेदर था जहां आज एक बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होने वाली थी। वहीं स्टेज के दूसरी तरफ कोने में अतीश खन्ना बैठा था। उसकी नजरें एकटक बीस्ट को ही देख रही थी। जब से वो आया था अतीश खन्ना तब से उसे ही देखे जा रहा था कि तभी कुछ लोग स्टेज पर आए और उनमें से एक ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, टैलेंटेड तो यहाँ सभी लोग हैं और आप सबके प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी, पर ये प्रोजेक्ट किसी एक को ही मिल सकता है। यकीन मानिए हमें भी ये डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हुई थी, पर हमने उस टैलेंट को ढूंढ लिया है जो इस प्रोजेक्ट को सही मायनों में डिजर्व करता है। उस शख्स ने बहुत ही कम टाइम में बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बनाने का प्रोजेक्ट भी उसे ही मिलता है। ये प्रोजेक्ट चौहान कंस्ट्रक्शन को जाता है। अभ्रम सिंह चौहान प्लीज स्टेज पर आए। ये सुनते ही तालियों का शोर पूरे हॉल में गूंजने लगा। वहीं अतीश खन्ना ने अभ्रम को गुस्से में देखते हुए दांत पीसकर कहा, अभ्रम नहीं, इसे तो उसके उसी नाम से बुलाओ जिस नाम से इसने लोगों में अपना डर बना रखा है। पूरा दिल्ली शहर उसे उसी नाम से तो जानता है। बीस्ट। अतीश की बात में अभ्रम के लिए उसका गुस्सा झलक रहा था। वहीं अभ्रम उठा और स्टेज पर जाने लगा। उसने जाते हुए ही अपनी एक नज़र अतीश खन्ना पर डाली और होठों को तिरछा कर स्टेज पर चला गया और उनमें से एक ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, टैलेंटेड तो यहाँ सभी लोग हैं और आप सबके प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी, पर ये प्रोजेक्ट किसी एक को ही मिल सकता है। यकीन मानिए हमें भी ये डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हुई थी, पर हमने उस टैलेंट को ढूंढ लिया है जो इस प्रोजेक्ट को सही मायनों में डिजर्व करता है। उस शख्स ने बहुत ही कम टाइम में बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बनाने का प्रोजेक्ट भी उसे ही मिलता है। ये प्रोजेक्ट चौहान कंस्ट्रक्शन को जाता है। अभ्रम सिंह चौहान प्लीज स्टेज पर आए। ये सुनते ही तालियों का शोर पूरे हॉल में गूंजने लगा। वहीं अतीश खन्ना ने अभ्रम को गुस्से में देखते हुए दांत पीसकर कहा, अभ्रम नहीं, इसे तो उसके उसी नाम से बुलाओ जिस नाम से इसने लोगों में अपना डर बना रखा है। पूरा दिल्ली शहर उसे उसी नाम से तो जानता है। बीस्ट। अतीश की बात में अभ्रम के लिए उसका गुस्सा झलक रहा था। वहीं अभ्रम उठा और स्टेज पर जाने लगा। उसने जाते हुए ही अपनी एक नज़र अतीश खन्ना पर डाली और होठों को तिरछा कर स्टेज पर चला गया। उसकी ये तिरछी मुस्कुराहट अतीश को चिढ़ा रही थी, तो वहीं अतीश भी आंखों में बेहद नफरत समेटे उसे ही घूर रहा था। अभ्रम ने पेपर साइन कर उनसे हाथ मिलाया तो उन लोगों ने अभ्रम को कंग्रेचुलेट किया। वो प्रोजेक्ट की फाइल लेकर वापस अपने टेबल पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद ही सभी एक एक कर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अब वहां अभ्रम और अतीश ही बैठे थे और दोनों के साथ उनका असिस्टेंट बैठा था कि तभी अतीश ने अपनी जगह से उठते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, समर्थ चलो किसी को उसकी जीत की बधाई देकर आते हैं। ये बोल वो बीस्ट के पास जाने लगा, तो वही उसकी बात सुनकर समर्थ ने खुद से कहा, ये सर को क्या गया है, कल तक बीस्ट से प्रोजेक्ट छीनना चाहते थे और आज उसे ही बधाई दे रहे हैं। ये बोल वो भी उसके पीछे चला गया। बीस्ट और टाइगर दोनों अभी भी बैठे थे कि तभी अतीश ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन अभ्रम सिंह चौहान। ये सुन अभ्रम ने उसे देखते हुए होठों को तिरछा कर कहा, टाइगर कैसा फील होता है जब हम किसी को उसकी औकात दिखाते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसके पूछने पर टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी मिलती है बीस्ट। डेट्स। ये बोलते हुए वो खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर अतीश की आंखों में देखते हुए कहा, अगर दोबारा तेरा कोई आदमी मुझे मेरी कंपनी में तानका झांकी करता हुआ दिखा तो अगली बार सजा उसे नहीं तुझे दूंगा। उसके शब्द उसकी पर्सनैलिटी की तरह ही एकदम कठोर थे। उसका खुलेआम धमकी देना अतीश के गुस्से को और बढ़ा दिया था। वो जैसे ही उसे कुछ बोलने को हुआ कि तभी टाइगर ने फोन में एक वीडियो प्ले करके उसके सामने कर दिया। अतीश वीडियो देखकर हैरान रह गया। वीडियो में ब्लैकी उसके आदमी का चीर फाड़ कर खा रहा था। ये देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अभ्रम ने उसके चेहरे के उड़े रंग को देखते हुए कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। तू खुद को समझता क्या है? अतीश ने गुस्से में कहा तो उसकी बात पर अभ्रम ने होठों को तिरछा कर कहा, क्यों तुझे नहीं पता? चल बता देता हूँ, अगर जीना है तो मुझसे दूर रह, मुझसे उलझेगा तो बेमौत मारा जाएगा। उद्धरण चिन्ह।
ये बोल वो टाइगर के साथ चला गया। तो वहीं उसे जाते हुए देखकर अतीश ने दांत पीसकर कहा, बीस्ट मरेगा, तू बहुत जल्द मरेगा। जब अब्रम टाइगर के साथ बीस्ट विला पहुंचा तो रात के 9 बज रहे थे। अब्रम को अपने रूम की तरफ जाते देखकर टाइगर ने कहा, बीस्ट आप खाना नहीं खाएंगे? बीस्ट ने बिना उसकी तरफ देखे जाते हुए कहा, आस्था आंटी से कहो खाना मेरे रूम में ले आए। ये बोलते हुए वो चला गया। उसे जाते देखकर टाइगर ने खुद से कहा, आज सैटरडे है, आज फिर से वो खुद को। इतना बोलकर वो रुक गया। उसके चेहरे पर एक दर्द दिखने लगा। तभी वो किचन में गया और एक मेड से कहा, बीस्ट का खाना उनके रूम में रखवा दो। इधर अब्रम जिस रूम था वो रूम पूरा खाली था और वहां अंधेरा भी सबसे ज्यादा था। बस एक हल्के पीले रंग की रोशनी वाला बल्ब ही वहां जल रहा था। तभी अब्रम अपना ब्लेजर निकालकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और टेबल के पास जाकर उसने चाबुक उठाया और उससे खुद को मारने लगा। उसके जख्मों से खून बह रहा था पर उसके मुंह से एक आह तक नहीं निकली। थोड़ी देर बाद जब वो थक गया तो वो टेबल पर हाथ रख उस पर झुकते हुए गहरी सांस लेने लगा। कुछ देर वहां रुककर वो अपने रूम में आ गया। वहीं मेड के कहने पर नियति खाने की प्लेट लिए धीमे कदमों से अब्रम के रूम की तरफ बढ़ रही थी और वो अब्रम के डर से मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, पता नहीं हर बार मैं ही क्यों ऐसी प्रॉब्लम में फंसती हूँ, रक्षा करना भगवान जी। ये बोल वो कमरे में दाखिल हुई। उसने टेबल पर खाना रखा और दबे पांव वहां से जाने लगी कि तभी उसकी नजर बेड पर औंधे मुंह लेटे अब्रम पर गई। उसकी पीठ से निकल रहे खून को देखकर नियति की आंखें चौड़ी हो गई। अब क्या करेगी नियति? क्यों टॉर्चर किया अब्रम ने खुद को? क्या नियति आज अब्रम के गुस्से का शिकार हो जाएगी? क्यों अतीश खन्ना अब्रम को मारना चाहता है? जानने के लिए अगले चैप्टर का इंतजार करें। चैप्टर 5 मुझे वो लड़की चाहिए। नियति जानती थी कि वो किसके कमरे में आए हैं। अब्रम से उसका सामना पहले ही हो चुका था और उसकी कर्कश आवाज नियति के कानों में अभी तक गूंज रही थी। इसलिए वो एक और पल की देरी किए बिना ही वहां से जाने लगी कि तभी उसकी नजर बेड पर औंधे मुंह करके लेटे अब्रम पर गई। उसके जख्मों से बहते खून को देखकर नियति की आंखें बड़ी हो गई और वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाई। वो उसके पास है और उसके जख्मों से बहते खून को देखकर वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे कमरे में रखी चीजें सही से दिख नहीं रही थी। तभी उसकी नजर बेडसाइड टेबल पर रखे एक बॉक्स पर गई। उस बॉक्स पर प्लस का रेड सिंबल देखकर नियति समझ गई कि ये फर्स्ट एड बॉक्स है। उसने जल्दी से बॉक्स लिया और अब्रम के पास बैठ गई। अब्रम का चेहरा दूसरी तरफ था। उसकी आंखें बंद थी पर वो सो नहीं रहा था ना वो बेहोश था। बस वो अपनी आंखें बंद किए लेटा था। उसके माथे पर हल्की सिलवटें उभरी हुई थी। जैसे ही नियति ने कॉटन को उसके जख्मों पर रखा अब्रम के माथे पर उभरी सिलवटें और गहरी हो गई और उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, टाइगर अगर ये तू है तो जा यहाँ से, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर नियति डर गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो वहां से चली जाना चाहती थी पर उसके जख्मों से इतना खून बहता देखकर वो जा नहीं पाई। तभी नियति ने अब्रम की बात को इग्नोर कर फिर से कॉटन की बॉल को उसके जख्मों पर रखा तो अब्रम ने खींचते हुए कहा, हु आर यू? तुम जो भी हो, क्या तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा मुझे अकेला रहना है, जाओ यहाँ से। उसने ये इतनी गुस्से में कहा कि इस बार नियति डर कर उठ गई। वो जैसे ही पीछे हटी कि तभी वो अपने पीछे रखी टेबल से टकराकर गिरने लगी। उसने खुद को संभालने के लिए अपना एक हाथ बेड पर रखा तो उसका हाथ बेड की जगह अब्रम के कंधे पर चला गया। अब्रम ने उसकी छुअन को महसूस करते ही कहा, तुम टाइगर नहीं हो, तुम एक औरत हो। कौन हो तुम? ये कहते हुए उसकी सांस भारी हो गई थी और उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। अब्रम इतना थक चुका था कि उसमें अपनी आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं थी। वो बस लेटे लेटे ही अपनी बातों से ही अपना गुस्सा बयां कर रहा था। जब नियति ने उसके मुंह से ये सब सुना तो वो और डर गई। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचना चाहा पर तभी अब्रम ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचा तो वो बेड पर आ गई। इससे पहले कि वो बेड से उठ पाती अब्रम ने उसकी गोद में अपना सिर रख दिया। ये देखकर नियति चौंक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके हाथ ही नहीं उसका पूरा शरीर भी कांप रहा था। नियति ने अपनी डरी सहमी आंखों से अब्रम को देखते हुए मन में ही कहा, हे भगवान कहाँ फंस गई मैं। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद जब अब्रम की कोई आवाज नहीं आई तो नियति उसे खुद पर से हटाने लगी। तभी अब्रम ने अपनी बाहों को उसके ऊपर लपेट दिया। उसकी छुअन को महसूस करते ही नियति के शरीर में एक सिहरन उठी और उसने अपने मुंह में आए पानी को गले से नीचे उतारा।
तभी उसकी नज़र एक बार फिर उसके जख्मों पर गई, और उसके जख्मों को देखते हुए नियति ने खुद से कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो इनकी मदद करना चाहती थी, और ये मुझ पर ही गुस्सा कर रहे थे और अब मुझे ही पकड़ के सो भी रहे हैं। अब मैं कैसे यहाँ से जाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। फिर उसके जख्मों को देखकर सोचते हुए उसने आगे कहा, इन्हें इतनी बुरी तरह से किसने मारा होगा? आस्था माँ ने तो कहा था इनसे सब डरते हैं, फिर इन्हें मारने की हिम्मत किसने की? उसे अभ्रम पर तरस आ रहा था। उसके जख्म और उसका दर्द नियति से देखा नहीं जा रहा था। हमारे यहाँ तो जानवर के जख्मों पर भी मरहम लगा दिया जाता है, फिर ये तो एक इंसान है, इन्हें ऐसी हालत में देखकर कैसे छोड़ दूँ? ये बोल उसने फिर से कॉटन की बॉल ली और उससे अभ्रम के जख्मों को साफ करने लगी। इस बार अभ्रम ने कोई रिएक्ट नहीं किया और ना कुछ कहा। वो चुपचाप लेटा उसकी गोद में सिर रखकर सो रहा था। नियति के गोद में सिर रखते ही उसे नींद आ गई थी। ये पहली बार था कि अभ्रम 26 साल की उम्र में आज पहली बार सो रहा था। अभ्रम को रात में कभी नींद नहीं आई। वो अपनी हर रात जागकर बिताता था, पर आज वो नियति की गोद में सिर रखकर सो रहा था। तो वहीं अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से अनजान नियति अभ्रम के जख्मों को साफ कर उन पर मरहम लगा रही थी। उसे मरहम लगाने के बाद नियति ने अभ्रम के हाथों को खुद पर से हटाने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रही। वो अभ्रम के हाथ की एक उंगली को भी खुद पर से हटा नहीं पा रही थी। तभी ये देखकर उसने मुंह बनाकर खुद से कहा, ये आदमी है या पत्थर? थक हार कर नियति ने बेड के क्राउन से अपना सिर लगा दिया, और थोड़ी देर में उसकी आंखें भी बंद हो गई। अगली सुबह जैसे ही नियति की आंख खुली, उसने चौंक कर देखा। अभ्रम अभी भी उसे पकड़े सो रहा था, पर अब गहरी नींद में होने की वजह से उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई थी। इसका फायदा उठाकर नियति ने उसके हाथ को अपने कमर से हटाया और उसके सिर को बेड पर रखकर उससे दूर हो गई। अभ्रम को एक नज़र देखकर नियति जल्दी से वहां से चली गई। वो जब अभ्रम के रूम से निकली तो सुबह के 4 बजे बज रहे थे। विला में कोई नहीं जागा था, इसलिए किसी ने भी नियति को उसके रूम से निकलते हुए नहीं देखा था। वो विला से निकलकर सीधा सर्वेंट क्वार्टर में चली गई और आस्था के बगल जाकर लेट गई, पर डर अभी भी नियति के अंदर था। तभी उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, किसी को पता ना चले कि मैं कल रात उनके कमरे में थी। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो आंखें बंद करके सो गई। दरअसल कल जब आस्था की उंगली कट गई थी तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, जिसकी वजह से शीला ने उसे सर्वेंट क्वार्टर में जाकर आराम करने के लिए कह दिया था। शीला नियति के खाना बनाने वाली बात पर भी मान गई थी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और आस्था ने भी नियति की बढ़ चढ़कर उसके सामने बड़ाई की थी, इसलिए वो मान गई थी। सर्वेंट क्वार्टर में आस्था को पहुंचाने के बाद नियति वापस विला में आ गई थी और शीला के कहे अनुसार ही वो खाना बनाने लगी थी। खाना बनाते हुए उसे काफी देर हो गई थी। जब नियति अपना काम खत्म कर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रही थी कि तभी एक मेड ने उसे रोक लिया और उसे अभ्रम के रूम में खाना ले जाने के लिए कहा। नियति उसी पर डर गई थी। वो अभ्रम के रूम में नहीं जाना चाहती थी, पर मेड के फोर्स करने पर वो मान गई थी। उस मेड ने उसे लालच दिया था कि अगर अभ्रम को उसके हाथ का खाना पसंद आया तो उसे यहाँ काम मिल जाएगा और रहने के लिए जगह भी। ये सब सुनकर ही नियति ना चाहते हुए भी अभ्रम के रूम में खाना लेकर गई थी। इधर जैसे ही नियति गहरी नींद में सोई तो वहीं उधर अभ्रम की आंखें खुली। उसने महसूस किया कि अब उसके पास कोई नहीं बैठा है। ये देखकर उसने अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाया और खुद से कहा, नो, कल यहाँ कोई तो था, मैंने उसे महसूस किया है। वो यही थी, पर वो थी कौन? वो जो कोई भी थी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? वो अभी बोल ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने उठकर बैठते हुए खुद से कहा, मैं कल सो रहा था, पर ये कैसे हो सकता है? मुझे कल से पहले कभी नींद नहीं आई। इतने सालों में मैं कभी नहीं सोया, फिर आज मैं कैसे सो सकता हूँ? ये कहते हुए उसने अपना सिर पकड़ा और कल रात की बातों को याद करने लगा। उसकी आंखें बंद थी और उसके माथे पर सिलवटें भी उभरी हुई थी। धीरे धीरे उसे कल रात की एक एक बात याद आने लगी। उसे याद आ गया था कि वो कल रात किसी की गोद में सिर रखकर सो रहा था। ये याद आते ही उसने अपनी आंखें खोली और एकटक फर्श को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम मेरे घर में कैसे आए? किसने भेजा है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। वो उठा और जाने लगा कि तभी उसका पैर फ्लोर पर बिछे कारपेट में उलझ गया। उसे नीचे देखा और कारपेट से अपना पैर निकालने लगा, पर तभी उसकी नज़र का एक चमकती चीज पर गई। उसने उस चीज को उठाया और उसे देखने लगा। वो नियति की पायल थी। अभ्रम उसे घुरकर देख रहा था।
तभी उसने पायल को घूरते हुए कहा, तो तुम थी। ये सबूत जो तुमने छोड़ा है, अब इसके जरिए ही मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। कुछ टाइम बाद वो ड्रेस अप होकर हॉल में चेयर पर बैठा था। टाइगर और जगुआ दोनों उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। दोनों को देखते हुए अब्रम ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, कल मेरे कमरे में एक लड़की आई थी, पता करो वो लड़की कौन थी। ये सुनते ही टाइगर और जगुआ ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बीस्ट के रूम में लड़की, ये तो पत्थर में छेद करने वाली बात थी। दोनों ने ही एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात की और सिर झुकाए खड़े रहे। तभी अब्रम ने आगे कहा, तुम दोनों के पास आज शाम तक का समय है, ढूंढो उसे और यहाँ लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर दोनों ने सिर हिलाया और वहां से चले गए। विला से बाहर निकलते ही जगुआ ने टाइगर से कहा, क्या यार, बीस्ट को क्या हो गया है? कल भी लड़की की बात कर रहे थे और आज भी लड़की। क्या उन्होंने कल भी लड़की के बारे में पूछा था? टाइगर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा तो जगुआ ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ, पता नहीं वो कौन सी लड़की है जो सिर्फ बीस्ट को ही सब जगह दिखती है, पर हमें नहीं। तभी टाइगर ने सोचते हुए कहा, जब बीस्ट ने कहा है तो वो लड़की है, पर समझ नहीं आ रहा है उसे बीस्ट के अलावा किसी और ने क्यों नहीं देखा। ये सुन जगुआ ने कहा, मैं पूछकर आऊं बीस्ट से, वो लड़की दिखती कैसी है? हाँ, जाकर पूछ, थोड़ी देर बाद तू ब्लैकी के पिंजरे में दिखेगा। टाइगर की बात सुनकर जगुआ उसे घूर कर देखने लगा, तो टाइगर ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ऐसे क्या देख रहा है? लड़की को ढूंढ, नहीं तो शाम को हम दोनों ही ब्लैकी का डिनर बन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह।